मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पढ़ेंगे ना। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूप में भाग 1 कृषि क्षेत्र को हम पढ़ेंगे। तो कृषि क्षेत्र में हम आज पढ़ेंगे जैविक खेती को, है ना। जैविक खेती के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति के विषय में हमने पढ़ा था ना कि जब हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति योजनाएं, हरित क्रांति के आने बाद से क्या हुआ, फसल के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई, है ना। उत्पादन के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधा, है ना, कीटनाशकों का जो प्रयोग है इस पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इसके द्वारा क्या है, उत्पादन में, है ना, तीव्र वृद्धि हुई। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग है ना, तो रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग करने से जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है ना, उसमें क्या है, उसमें असर होने लगा, है ना। ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से, जैसे कीटनाशकों का जैसे प्रयोग किया गया, तो भूमि पर क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका जब अपघटन होता है, सड़न होता है, तो उससे क्या है, भूमि को उससे क्या है, उर्वरा शक्ति मिलती है ना, उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करती है भूमि की वो। तो कीटनाशकों और अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से क्या है, वो जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जो भूमि की उत्पादन क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, उसमें भी कमी आने लगती है। तो इसके बजाय हम लोग जैसे जैविक खेती का प्रयोग करें तो उत्पादन क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जैविक खेती के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। जैविक खेती में हम एक कृषक का यहाँ पर अनुभव देखेंगे, है ना। जैविक खेती में कृषक का अनुभव पढ़ेंगे। तो नटवर भाई एक कृषक है ना, उड़ीसा के हैं ये नटवर भाई। कटक जिले के नरीसी गांव में रहते हैं, नरीसू गांव में रहते हैं, उड़ीसा के कटक जिले के नटवर भाई। तो वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तथा पिछले 20 वर्षों से वो जैविक खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका मानना यह है कि इसके द्वारा उत्पादन लिया जा सकता है जितना कि हम उन्नत बीज से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो फसल की कुछ किस्में तो उन्हें 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन उपलब्ध कराती है। वे रासायनिक खाद और कीटनाशक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो नटवर भाई हैं, शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त हैं ना, तो वो जो कीटनाशक और रासायनिक खाद है उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनके लिए गोबर जैसी देसी खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशक फसल के लिए पर्याप्त है। इसमें मेहनत अपेक्षाकृत जो है मेहनत है कम लगती है और लागत भी इसमें बहुत कम आता है ना। जैसे हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, है ना, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसकी अपेक्षा ये जो प्राकृतिक जो कीटनाशक बनाते हैं और देसी खाद का प्रयोग करते हैं, इसमें मेहनत भी कम है और लागत भी कम आती है इसमें। तो नटवर भाई पहले अन्य कृषकों जैसे थे, है ना, और वे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बहुत प्रयोग करते थे। तो एक दिन उन्होंने एक मजदूर को कीटनाशक अपने खेत में छिड़कते हुए देखा, है ना। तो वह मजदूर कीटनाशक छिड़कते समय क्या हुआ, बेहोश होकर खेत में गिर गया और उसको क्या है, तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। नटवर भाई ने उस कीटनाशक को एक गड्ढे में गाड़ दिया और कुछ दिन बाद उन्होंने उसी गड्ढे में देखा कि कई मरे हुए घोंघे, सांप, मेढक आदि तैर रहे थे। तभी उन्हें समझ में आया कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से भूमि में जो केंचुए, अन्य सूक्ष्मजीव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसीलिए उन्होंने अपना विचार बदलकर पूरी तरह से जैविक खेती को अपना लिया, ठीक है। नटवर भाई, तो जैविक खेती के द्वारा भी हम उत्पादन को, है ना, उत्पादन की क्षमता है उसको अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भूमि का असमान वितरण, है ना। भूमि का जो असमान वितरण है इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है ना। तो जमीन की इस प्राकृतिक शक्ति से क्या है, कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जब भूमि का जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरा शक्ति है, उसको हम बढ़ाएंगे तभी क्या है, उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी तरफ कृषि भूमि जो है वो क्या है, सीमित है, इसका वितरण भी असमान है। एक गांव के उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। एक गांव में है ना 450 कृषक परिवार है, ठीक है। एक गांव है, वहाँ पर 450 कृषक परिवार रहते हैं। तो इनमें से 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि है, ठीक है। 60 परिवार ऐसे हैं, मतलब 450 परिवारों में से 60 परिवार ऐसे परिवार हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कृषि भूमि है। वे मध्यम एवं बड़े किसान हैं। 240 ऐसे परिवार हैं जो छोटे किसान हैं, ठीक है, जिनकी कृषि भूमि कम है, ठीक है।
तो इनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जो 240 परिवार है। तो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भूमि के बंटवारे के चलते सभी लोगों को कृषि के जरिए रोजगार नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि प्रारंभ में क्या होता है, स्टार्ट में जैसे कृषि भूमि बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जब परिवार बढ़ते जाते हैं, उनमें बंटवारा होता जाता है, ठीक है, तो कृषि भूमि जो है वो कम होती जाती है ना बंटवारे के माध्यम से। तो अंत में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उस कृषि भूमि का उपयोग करने के मतलब उनको पूर्ण रोजगार उसमें नहीं मिल पाता है। तो ये परिवार गैर कृषि कार्य में रोजगार की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। जो 240 परिवार है, छोटे किसान हैं, इनके पास अब कृषि भूमि है भी तो इतने पर्याप्त नहीं है कि उनको वहाँ से पूर्ण रोजगार मिल सके, सभी परिवारों से चल सके। तो वो क्या कर रहे हैं, गैर कृषि कार्य में मतलब रोजगार को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमि ही है, मतलब जिसके पास है ना कृषि करने के लिए भूमि नहीं है, वो ये कहा जाए कि वो मजदूरी करते हैं ना। तो इन परिवारों को वर्ष भर का मतलब साल भर उसको काम नहीं मिलता है। सामाजिक दृष्टि से भी इन परिवारों को गैर कृषि कार्यों में सहयोग नहीं मिलता है, ठीक है। तो यह गांव में सबसे वंचित समूह है, जो 150 परिवारों को हम बता रहे हैं जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, और जो सामाजिक दृष्टि से इनको क्या है, गैर कृषि और गैर कृषि जो कार्य होते हैं ना, तो उसमें भी इनको कोई सहयोग नहीं मिलता है, और इनको गांव का सबसे वंचित समूह माना जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कृषि उत्पाद के लिए विपणन व्यवस्था, है ना, कृषि उत्पाद के लिए विपणन व्यवस्था। तो विपणन व्यवस्था क्या होता है ना, तो इसके अंतर्गत वे सभी सेवाएं आती हैं, ठीक है। कृषि विपणन व्यवस्था के अंतर्गत वे सभी सेवाएं जिनके अंतर्गत जो फसल है ना, उत्पादित जो फसल है उसको खेत से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो करनी पड़ती है ना, जो व्यवस्था करनी पड़ती है, खेत में जैसे फसल है उसको खेत से लेकर के हम उपभोक्ता तक पहुंचाने में है ना जो करनी पड़ती है व्यवस्था है, उसी को हम कहते हैं विपणन व्यवस्था, ठीक है। तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70% जो जनसंख्या है ना वो कृषि कार्य पर आधारित है, कृषि कार्य करती है ना, और इनसे हमारे देश के बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है। जो कृषक है ना, जो फसल उत्पादन करते हैं, तो उसका वो कुछ भाग स्वयं के उपयोग के लिए रखता है, ठीक है, फसल उत्पादन का, और शेष भाग को क्या करता है, बाजार में बेच देता है ना, क्योंकि आजकल जो फसल उत्पादन प्रक्रिया है वो उसका व्यवसायीकरण हो चुका है, ठीक है। तो लोग जो किसान हो क्या करते हैं, कुछ हिस्सा ही अपने लिए रखते हैं, बाकी बाजार में उसको बेच देते हैं। लेकिन बाजार में उनको है ना जिनके कृषक को क्या है, जो उनका फसल है उनका सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो उसको कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर बेचने वाले मध्यस्थ मिल जाते हैं बीच में, ठीक है ना। तो मध्यस्थ लोग जो होते हैं वो उसको किसान से कम कीमत पर खरीद लेते हैं और उसको ज़्यादा कीमत पर बेच लेते हैं, ठीक है। तो इस समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। तो ये इसमें क्या है, सार्वजनिक मंडी व्यवस्था को इसमें मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। तो समर्थन मूल्य लागू करने के लिए जरूरी है कि किसानों की पहुंच या मंडी में सरकारी केंद्र उपलब्ध हो, है ना। तो इसके लिए सरकारी केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है।